नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल पे इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेविंग के बारे में, मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं। और स्पेसिफिकली हम लोग बात करते हैं हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के बारे में कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। कौन-कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप अच्छे रहें और बेहतर रहें। दोस्तों, आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपना पैसा किस तरीके से सेव कर रहे हैं, कहाँ पर सेव कर रहे हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2025 में कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं जिसमें हम अपनी सैलरी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट टूल्स के बारे में, तो सबसे पहले चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के और वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता रहूं। सेविंग जरूरी क्यों है? मतलब क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों सेविंग करनी है? हम पैसे कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, सेव करने की जरूरत क्या है? सो टिपिकली 3 कारण होते हैं, 3 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें सेविंग की ज़रूरत होती है। आज नहीं तो फ्यूचर में हमें सेविंग की ज़रूरत पड़ेगी, आदि इत्यादि। पहली जो ज़रूरत है जिसकी वजह से हमें सेविंग या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, वो है इमरजेंसी के समय में हमें पैसों की ज़रूरत होती है। अब आपकी एक फ़िक्स इनकम है जो हर महीने आती है और फ़िक्स आपके खर्चे हैं जो हर महीने आपके होने हैं। क्या ऐसा तरीका हो कि जब भी हमारे पास कोई इमरजेंसी आए, तो हम उस इमरजेंसी में, जैसे कभी हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई, कभी मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए, खुदा न खास्ता आपकी जॉब चली गई, कुछ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो हम उससे लड़ने के लिए इमरजेंसी के समय में हम सेविंग्स को या इन्वेस्टमेंट को यूज़ करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, ठीक है, सेविंग तो हमने कर लिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट की क्यों ज़रूरत है? चलिए, हमारी सैलरी आती है, 1 लाख रुपए सैलरी आती है, उसमें हम 80,000 हर महीने खर्च करते हैं, 20,000 रुपये मैं सेव कर देता हूँ, सेविंग अकाउंट में मेरा पड़ा हुआ है। फिर वो 40,000 हो गया, 60,000 हो गया, हर महीने बढ़ रहे हैं, सेविंग तो बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट की क्यों ज़रूरत है? क्यों मैं इन्वेस्ट करूं और रिस्क लूं कि कहीं मेरे पैसे डूब गए, मैं मार्केट में लगा रहा हूं, म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूं, अगर मेरे पैसे डूब गए तो? इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ने के लिए जो पहला रीज़न है, वो है इन्फ्लेशन को बीट करना। अब इन्फ्लेशन क्या भला है? तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर। जैसे कोई सामान पिछली साल अगर आप खरीदते थे, उस सामान के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ते थे, तो आज की डेट में उसी सामान को खरीदने के लिए आपको 110 रुपए देने पड़ते हैं, 105 रुपए देने पड़ते हैं। आलू कुछ समय पहले तक 30 रुपए या 25 रुपए किलो हुआ करता था। अभी मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ, तो दिल्ली एनसीआर में, हम नोएडा में रहते हैं, 40 रुपए किलो जैसा फिक्स सा हो गया है और प्रॉब्ली अगले साल और ज़्यादा होगा। तो ये जो महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, वो नॉर्मली 5 टू 7% हर साल बढ़ता है। और जो खुदरा चीज़ों में, मतलब जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन मतलब खाने-पीने की चीज़ें हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें ऑलमोस्ट 10% के आसपास इन्फ्लेशन है। अब उस 10% इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि आपका पैसा भी तो 10% से ज़्यादा से बढ़े। 100 रुपए तो पिछले साल आपने सेव करके रखे थे, साल भर बाद वो 100 रुपए ही है, सेविंग आपने करके रखी, तो उसका कोई वैल्यू नहीं। अब आपको अगले साल कोशिश करनी है कि ये 100 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 110 रुपए हो जाए, या 115 रुपए हो जाए, 120 रुपए हो जाए। तो आप इसके लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा, हम अपने टारगेट को या फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत हमें पड़ती है। फाइनेंशियल गोल क्या है? आपको घर खरीदना है, सेविंग, तो आप केवल पैसे बचा के नहीं खरीद सकते, क्योंकि पैसे बचा के आप एक लिमिटेड ग्रोथ आप लेकर आ रहे हो। तो हमें कोशिश ये करनी है कि ऐसी जगह पर पैसे डालें, इस तरीके से पैसे को मैनेज करें कि वो ग्रो करे, ज़्यादा हो, और ज़्यादा हो, इन्वेस्ट हो, मार्केट में पैसे बढ़े, तो फिर हमें घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे चाहिए, जिस भी चीज़ के लिए पैसे चाहिए, हम वो अचीव कर पाए, ले पाए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे
इन्वेस्टमेंट टूल हैं जो 2025 में हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है और काम आएंगे। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट टूल की बात करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे मैं हमेशा रखूँगा म्यूचुअल फंड को। क्यों म्यूचुअल फंड को? और भी हैं टूल्स, उनके बारे में बात करेंगे, शेयर पे बात करेंगे, बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, और भी टूल्स जो इन्वेस्टमेंट है उनके बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड मैं प्रेफर करता हूँ या उसको फर्स्ट नंबर पे रखता हूँ। रीज़न बीइंग, एक तो वो प्रोफेशनली लोगों द्वारा मैनेज किया जाता है, ऐसे लोग उसे मैनेज करते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतर है। तो हम सबसे पहला जो हमारे लिए है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट पूल है जिसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है और एक कंपनी होती है जो आपके बिहाफ पे आपके पैसे को मैनेज करती है। क्योंकि शेयर मार्केट में जब आप पैसे डालते हैं तो आपको कई बार नॉलेज होती है, कई बार नॉलेज नहीं होती है। आपको नहीं पता कि किस तरीके के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि आपका वो बैकग्राउंड नहीं है। दूसरा, आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप उसमें टाइम इन्वेस्ट कर पाए, डेली चेक कर पाए, देख पाए। तो बेहतर है कि कोई एक ऐसा बंदा, कोई एक ऐसी कंपनी जो शेयर मार्केट को अच्छे से समझता है और आपके पैसों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, उसको आप पैसे दें और वो आपके बिहाफ पे मैनेज करे। तो जो कंपनीज होती हैं, एएमसीज होती हैं, जिसको हम लोग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं, वो आप जैसे बहुत सारे लोगों के पैसे को इकट्ठा करके एक फंड में लगाती है और आपको बता के रखते हैं, देखो जी हमने इस फंड में इस तरीके से पैसे को लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपके लिए एक प्रोफेशनल हेल्प मिलता है वहां पे। दूसरा आपके लिए बेनिफिट ये होता है कि आपको डेली बेसिस पे चेक करने की जरूरत नहीं है। जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है, ये एक्टिव म्यूचुअल फंड तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो एक्टिवली मैनेज करती है। पैसिव म्यूचुअल फंड होता है, उसमें कंपनी क्या बोलती है कि मैं आपके फंड मैनेज करूंगा लेकिन हम बहुत ही एक्टिवली नहीं करेंगे, पैसिव तरीके से करेंगे। तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, निफ्टी 50 या बीएससी के कुछ फंड्स उठा लिए जो स्टैंडर्ड फंड्स है। निफ्टी 50 मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है कंपनीज, उसमें जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज हैं, मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो आपको पता है कि वो 50 कंपनीज तो एक तरीके का परफॉर्म करती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्लस माइनस, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होता नहीं है। तो आपके लिए वो समझ में आ गया कि अच्छा निफ्टी 50 में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो मुझे पता है जी मोटा मोटा ये 10-12% रिटर्न देंगे, 15% भी दे सकते हैं, बट मोटा मोटा यही देंगे, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं है। तो ये एक्टिव और पैसिव दो तरीके से, जैसे इसको हम लोग इंडेक्स फंड भी बोलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर अभी तक आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो पहला जो तरीका है म्यूचुअल फंड में आपको लगाना है। अब आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे बनाए हुए हैं जिसमें हमने म्यूचुअल फंड के बारे में बात बहुत डिटेल में करी हुई है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ केवल आपको दे रहा हूं। तो म्यूचुअल फंड में आपको समझने के लिए, एक म्यूचुअल फंड है ELSS, वैसे म्यूचुअल फंड जो आपके टैक्स सेविंग में काम आते हैं। आपको पता है जो 80C में 1.5 लाख रुपए का आपको दिखाना होता है टैक्स डिडक्शन के लिए, उसमें ELSS वाले जो म्यूचुअल फंड है वो काम आते हैं आपके। दूसरा है आपका लार्ज कैप। लार्ज कैप अगर आपका शॉर्ट टर्म के लिए पैसे डालने हैं और आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, इन दोनों केसेस में आप लार्ज कैप में पैसे डाल सकते हैं। ये नॉर्मली 10 से 12% का रिटर्न आपको देते हैं और भारत की जो सबसे बड़ी 250 कंपनीज हैं उनका फंड ये होता है। अब हम मिड कैप की बात कर रहे हैं, तो जो मीडियम साइज की कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका 15 से 18% के आसपास, इसका मोटा मोटा रिटर्न है। स्मॉल कैप में 15% से लेकर 20% से लेकर 40% तक का रिटर्न इसमें मिल जाता है। छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, रिस्क इसमें ज़्यादा है, इसमें मीडियम रिस्क है, इसमें सबसे कम रिस्क है। शॉर्ट फंड में अगर शॉर्ट कैप में आप मतलब स्मॉल कैप में आप डाल रहे हैं
लॉन्ग टर्म आपका गोल होना चाहिए, तब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो पहली चीज़ हो गई कि म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड का एक बेनिफिट ये भी होता है, इसमें हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब हर महीने सिस्टमैटिक ऑटो डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से पैसे और म्यूचुअल फंड में लगते जाएंगे, जिस म्यूचुअल फंड में को आपने चूज किया है। दूसरा है शेयर। आपको अगर लगता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। पहला, नॉलेज होना चाहिए। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में अगर आप पैसे लगा रहे हैं, ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप जुआ खेल रहे हैं। और बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। नॉलेज किस चीज़ की? जो शेयर मार्केट के चार्ट्स हैं उनको पढ़ने की, किस कंपनी में आप पैसे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इसके बारे में नॉलेज, जो कंपनी के फाइनेंशियल्स होते हैं उसको समझने की नॉलेज, एनालिसिस करने की नॉलेज, डीप में घुसने की, कब हमें स्टॉप लॉस करना है, कब हमें किस में पैसे डालने हैं, कब मार्केट से निकलना है, कब मार्केट में होता है, इन चीज़ों की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। शौकिया आप करना चाहते हो कुछ 1000-1500 रुपए से, ओके, बट ज़्यादा पैसे लगा के शेयर मार्केट में प्रॉब्लम है। नॉलेज हो तो आप इसमें मतलब 10% से लेकर 200% तक का रिटर्न आ सकता है। शेयर मार्केट में तो फिर कोई लिमिट ही नहीं ना, उसमें तो आप बहुत रिटर्न बना सकते हो। तीसरा बॉन्ड है, जो तीसरा इन्वेस्टमेंट टूल है जो 2025 में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बॉन्ड्स है। अब बॉन्ड्स क्या होता है? बहुत सारी कंपनीज जो मार्केट से जिन्हें पैसे उठाने होते हैं, तो कई बार वो कुछ पैसे उन्होंने इन्वेस्टर से उठाए, कुछ पैसे शेयर मार्केट से उठाए, कुछ पैसे वो कॉरपोरेट से उठाए, कुछ पैसे उन्होंने बॉन्ड पे उठाए। उन्होंने बोला जी मैं आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दूंगा, 10% का 12%, और आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड खरीद सकते हो। 3 साल बाद आपको 12% के रेट से, 10% के रेट से आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, जितना ब्याज होगा, और पूरे मूल भी आपको पैसे वापस हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी बॉन्ड्स होते हैं जो बोलते हैं कि हर क्वार्टर हम आपका कुछ पैसा वापस करते चलेंगे और जितना पैसा बचा रहेगा उस पर हम आपको ब्याज या इंटरेस्ट देते रहेंगे। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आज के समय में बहुत लिक्रेटिव ऑप्शन होता जा रहा है, क्योंकि एक तो ऑलमोस्ट उसमें मतलब आपको पता है कि फिक्स रेट है, क्या रेट है, तो आपको ये समझ में आता है। दूसरा, बहुत सारे इंडिया में मतलब बहुत काम हो रहा है, स्टार्टअप्स में, कंपनीज में, नई कंपनीज बन रही हैं, बहुत पैसा मार्केट में आ रहा है, बहुत हो रहा है। तो बॉन्ड्स बहुत ही लिक्रेटिव ऑप्शंस होते जा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, तो बहुत सारी बंद भी हो रही है, तो रिस्क भी बढ़ा है पहले से। पहले नॉर्मली बॉन्ड की बात होती थी, कुछ गिनी चुनी कंपनीज थी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे, उसमें पैसे डालते थे। अब बतेरे ऑप्शन अवेलेबल है, तो जब ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको सतर्क रहने की और ज़्यादा ज़रूरत है। चौथा ऑप्शन जो है वो ETF का है। ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो मैंने आपको म्यूचुअल फंड में बताया था कि एक तो एक्टिव है और दूसरा पैसिव म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स फंड था। अब म्यूचुअल फंड है वो, तो उस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया और फिर आप उसको सेल कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते। ETF जो होता है उसे आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब इसका नाम ही है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक तरीके से शेयर ना होकर एक फंड है, उस पूरे फंड को अगर आप ट्रेड कर पाए उसको हम लोग ETF बोलते हैं। ETF ही अच्छा ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए या मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पॉजिटिव चीज ETF में है, ट्रेड आप कर सकते हो। दूसरा इसका पॉजिटिव है, लिक्विडिटी अच्छी है। तीसरा इसकी पॉजिटिविटी है, डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि ये कोई एक शेयर तो नहीं है ना, ये कोई एक शेयर तो है नहीं, ये पूरा एक फंड है, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन है। तो ये इसके पॉजिटिव चीज है ETF के। नेगेटिव ETF का है, पहली चीज कि इसमें आप म्यूचुअल फंड जैसे 500 रुपए, 1000 रुपए नहीं लगा सकते। ETF का जितना वैल्यू होगा मिनिमम, मतलब मिनिमम आपको एक ETF तो लेना पड़ेगा, एक शेयर तो लेना पड़ेगा। जैसे शेयर में मिनिमम एक लेना पड़ता है, वैसे ETF में भी आपको मिनिमम एक लेना पड़ेगा। तो एक तो वो बात है।
तो मिनिमम की एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी नेगेटिविटी जो ETF की है, ये शेयर मार्केट मतलब जो शेयर्स होते हैं उसमें जितना रिटर्न मिल जाता है बहुत दबा के, उतना रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि फंड है और डाइवर्सिफाइड है। तो ये दूसरी इसकी नेगेटिव चीज होती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर अभी तक आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। अच्छा, एक और जबरदस्त चीज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, वो है डिजिटल गोल्ड। ठीक है, अब डिजिटल गोल्ड में बेसिकली आप गोल्ड में पैसा लगा रहे हो, लेकिन आप उसका पोजेसन नहीं ले रहे हो, मतलब उसको आप खरीद के रख नहीं रहे हो अपने पास। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हो गया कि एक तो मेकिंग चार्जेस आपके बच गए, जो नॉर्मली 10% 12% के आसपास होता है, तो मतलब बहुत महंगा पड़ता है कई बार। तो मेकिंग चार्जेस आपके पास गए, तो ज्वेलरी के रूप में आप नहीं रख रहे हो, डिजिटल आप रख रहे हो, जैसे सोने का दाम ऊपर नीचे हो रहा है उस तरीके से वो मतलब आप कर रहे हो। इसी डिजिटल गोल्ड में एक ऑप्शन होता है, एक तो नॉर्मल डिजिटल और एक होता है ETF। तो जैसे अभी हम लोग ETF के ऊपर बात कर रहे थे, उसी तरीके से गोल्ड का भी ETF आप लेकर रख सकते हो। एक गोल्ड में ही, डिजिटल गोल्ड में ही एक ऑप्शन है SGB का, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, हर क्वार्टर कुछ गोल्ड के बॉन्ड्स निकालती है। इसका बेनिफिट एक ये है, एक तो गोल्ड का रेट जैसे बढ़ रहा है उस पर मिलेगा, मेकिंग चार्जेस नहीं लग रहे हैं, और 2.5% का एडिशनल आपको इंटरेस्ट मिलता है SBG पर। तो वो आपका, अगर गोल्ड 10% 12% के हिसाब से बढ़ रहा है तो वो बढ़ेगा ही, 2.5% उसमें एडिशनल आपको मिल जाता है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। अब इतने सारे हमने ऑप्शंस के बारे में बात किया, किसको कौन से ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, इसके लिए आपको 2-3 चीजें देखनी है। पहला तो आप कितना रिस्क ले सकते हो। ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, कम रिस्क ले सकते हो तो कम रिटर्न मिलेगा। दूसरा, आपका होराइजन क्या है। होराइजन मतलब जैसे कितने लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करोगे, अच्छा रिटर्न मिलेगा क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करोगे तो कम रिटर्न मिलेगा। तीसरा, आपका गोल क्या है। अब मेरा नॉर्मली जो सजेस्ट करने का तरीका है, मैं जैसे करता हूं, मैं पहले गोल डिफाइन करता हूं, उस गोल में इन दोनों को ऐड करता हूं। जैसे पहले मैंने डिफाइन किया कि किस पर्पस के लिए कितने पैसे मुझे कितने दिनों में चाहिए। घर खरीदने के लिए 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट 5 साल में मुझे इकट्ठा करना है, या घर खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए मुझे अगले 5 साल में इकट्ठा करना है। अब मैं उसका रिवर्स कैलकुलेट करके हाई रिस्क में लगाना है और कितने लंबे समय तक लगाना है ये बनाऊंगा और उस तरीके से इन्वेस्ट करूंगा। तो रिवर्स कैलकुलेशन एक बहुत अच्छा काम करता है। बट ये तीनों चीजें आपको ध्यान में देनी है। रिस्क कितना आप ले सकते हो, बच्चे की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए, उसमें आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। उसमें फिर आपको कम रिस्क वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। होराइजन लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है, पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए, तो आप लंबे समय का होराइजन ले सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि 2 साल में ही आपको रिटर्न चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है, किस फंड में करना है, किस चीज में करना है। इसके पहले मैंने आपको बता दिया था किसमें कितना रिस्क है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है या नहीं रिटर्न है। कुछ हैक्स मैं आपको बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और सबको यूज करनी ही करनी चाहिए। पहला है कि टेक्नोलॉजी का यूज करो। अब ना, मतलब एप्लीकेशन वगैरह है बहुत सारे ऐसे और सिक्योर हैं, आपको थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए। और एप्लीकेशन वगैरह के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना इजी होता है, बहुत कन्वीनियंट होता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज आपको करना चाहिए। दूसरा, तुरंत स्टार्ट करो। अगर आप नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो ना, 500 रुपए से स्टार्ट करो, बट आज स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट करो। तुरंत स्टार्ट करना, अभी स्टार्ट करना इज इंपॉर्टेंट। तीसरा, एक्सपेंसेस को ट्रैक करो। खर्चे ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता हूं, मैं खुद भी यूज करता हूं। एक्सेल शीट बनाइए, पेन पेपर पर, कॉपी पर लिखिए, बट अपने एक्सपेंसेस को जरूर ट्रैक करिए, रेगुलरली ट्रैक करिए।
डेली लिखिए, महीने में एक बार आपको ट्रैक करना है, एनालाइज करना है। चौथा, रिकरिंग होना चाहिए, मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट में। आज आपने 500 रुपये कर दिए, कल आपने 1000 रुपये कर दिए, फिर जीरो किए, फिर जीरो किए, फिर 500 रुपये कर दिए, फिर जीरो किए, फिर जीरो किए। ऐसा नहीं होना चाहिए। 1000 नहीं डालो, 500 रुपये डालो, लेकिन हर महीने 500 रुपये जाने चाहिए। हर महीने 1000, 2000, 5000, 10,000, जितना भी आप डाल सकते हो, हर महीने डिसिप्लिन से, शिद्दत से। बिल्कुल सबसे खराब चीज आप कर सकते हो तो किसी महीने गैप कर सकते हो। ये उससे भी ज्यादा खराब है कि आप नहीं कर रहे हो। डिसिप्लिन से ही आपको वेल्थ मिलेगी, लंबे टाइम में आप गोल अपना अचीव कर पाओगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए, या आपके कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है, आप किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, ये सब चीजें मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।